Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc nursing student at Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस जो है वो आपके हॉस्पिटल पे ही बेस्ड है, मतलब सारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट केयर होती है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं और इससे पहले मैं भी काफ़ी क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम से प्लेलिस्ट है. इस वीडियो में हम पेशेंट केयर से रिलेटेड क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल में एसओबी का फुल फॉर्म क्या होता है. एसओबी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे. ऑप्शन ए है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस नहीं आ पाना. ऑप्शन बी है साइड ऑफ बेड, बेड की साइड. ऑप्शन सी है शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, सांस नहीं ले पा रहे, मतलब एयर नहीं आ पा रही है. ऑप्शन डी है सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग जिस वजह से हो रही है उसका सोर्स बताया जा रहा है. तो यहाँ पे जो मेडिकल में एसओपी का फुल फॉर्म होता है तो वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपियोइड का बड़ा दुष्प्रभाव क्या होता है. ओपियोइड जो होते हैं वो आपके दर्द के लिए यूज किए जाते हैं. जब किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हम उसको ओपियोइड ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं. इसमें एनाल्जेसिक्स आते हैं. तो ओपियोइड जब हम देते हैं किसी पेशेंट को दर्द के लिए तो उसके कभी कभी साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं. तो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पूछा जा रहा है यहाँ पे. ऑप्शन ए है उच्च रक्तदाब. ऑप्शन बी है दस्त. ऑप्शन सी है कब्ज एंड ऑप्शन डी है टेकिकार्डिया. टेकिकार्डिया क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है उसकी जो बीट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा तेज हार्ट बीट करने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं टेकिकार्डिया. मतलब हार्ट बीट जो होती है आपकी बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है. और जो उच्च रक्तचाप, आपका हाई ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं इसको, या हाइपरटेंशन बोल सकते हैं. दस्त यानी कि डायरिया. एंड ऑप्शन सी है आपका कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन. तो अगर हम ओपियोइड की बात करें तो जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा टाइम तक ओपियोइड लेता है या फिर किसी भी वजह से उसको कभी कभी ओपियोइड के साइड इफेक्ट होते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है ओपियोइड की वजह से वो होता है कब्ज. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा. अगर ओपियोइड की बात करी जाए तो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट किसका देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेशेंट को. नेक्स्ट है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है. तो कौन सी विटामिन होती है जिसकी जरूरत होती है हमें बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए. ऑप्शन है आपका विटामिन ए. ऑप्शन बी है विटामिन सी. ऑप्शन सी है विटामिन बी 12 एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी. अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन डी की. तो जब विटामिन डी सही से नहीं मिलता है बॉडी को तो उस केस में आपने देखा होगा कि रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है. तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि जब विटामिन डी नहीं होती है तो शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है आपकी बॉडी में, अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमारी बोन्स को कैल्शियम नहीं मिलता है, हड्डियों को कैल्शियम नहीं मिलता है. तो क्या हो जाता है, बॉडी में रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है. तो कौन सी जो है विटामिन रिस्पॉन्सिबल होगी, विटामिन डी. आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है. रिकेट्स आपकी हड्डियों की बीमारी है और हड्डियों में किस चीज की कमी हो जाती है, कैल्शियम की. तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए होता है विटामिन डी, और कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है. ठीक है. नेक्स्ट है, इंसेंटिव स्पाइरोमीटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है. ये आपका एक इक्विपमेंट है, एक उपकरण है जिसको हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, इंसेंटिव स्पाइरोमीटर. तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है यूज करने का. ऑप्शन ए है रक्तचाप को मापना, ब्लड प्रेशर को चेक करना. ऑप्शन बी है दवा देना, मतलब पेशेंट को जो मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर करना. ऑप्शन सी है गहरी सांस लेने को बढ़ावा देना, और पेशेंट को हम एनकरेज करेंगे डीप ब्रीदिंग के लिए. एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे हृदय दर को मापना, यानी कि आपकी जो हार्ट बीट है उसको हमें मापना है या फिर असेस करना है. तो यहाँ पे हम स्पायरोमीटर का यूज किस लिए करते हैं, स्पायरोमीटर का यूज हम करते हैं
गहरी सांस लेने के को बढ़ावा देने के लिए, मतलब पेशेंट को डीप ब्रीदिंग को इनकरेज करने के लिए हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फेब्राइल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे बात की जा रही है फेब्राइल की। आपसे पूछा जा रहा है जो फेब्राइल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है मेडिकल में। ऑप्शन ए है आपका कम रक्तदाब यानी कि लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन। ऑप्शन बी है तेज हृदय गति, तेज हृदय गति आपकी टैकीकार्डिया जो कि अभी मैंने बताया था। उसके बाद ऑप्शन सी है बुखार फीवर एंड ऑप्शन डी है सांस में कमी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। तो अगर बात की जाए फेब्राइल की, तो फेब्राइल वर्ड का हम यूज करते हैं बुखार के लिए, फीवर के लिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर के कम हो जाने को क्या कहते हैं? अगर हमारी बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस टर्म को अगर बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगी? ऑप्शन ए है हाइपोक्सीमिया, ऑप्शन बी है हाइपरकैपनिया, ऑप्शन सी है हाइपोकैपनिया एंड ऑप्शन डी है हाइपरीमिया। तो अगर बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सीमिया। यहाँ पे जो जैसे अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हम EMIA लगा दें तो उसका मतलब होता है ब्लड। ठीक है, ईमिया वर्ड का मतलब होता है ब्लड। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे हम हाइपो वर्ड का यूज करते हैं। हाइपो दो वर्ड होते हैं, एक हाइपो और एक होता है हाइपर। तो हाइपो जो होता है, हाइपो का मतलब होता है कोई भी चीज है अगर किसी चीज के बारे में बात करी जा रही है तो वो कम हो गई है। और हाइपर का मतलब होता है तो वो बढ़ गई है। जैसे कि हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, जिसका मतलब होता है आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। वहीं हम बोलते हैं हाइपर टेंशन, तो जिसका मतलब है कि आपका जो ब्लड है वो बढ़ गया है, ब्लड में मतलब सॉरी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हाइपरटेंशन। वैसे ही यहाँ पे हाइपो है तो हाइपो का मतलब कम हो गया है, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन और ईमिया मतलब ब्लड में। तो ब्लड में जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सीमिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेडन स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ब्रेडन स्केल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ब्रेडन स्केल का यूज हम किस लिए करते हैं? प्रेशर अल्सर के रिस्क को जांचने के लिए, मानसिक स्थिति को जांचने के लिए, ऑप्शन सी है यहाँ पे दर्द को मापने के लिए एंड ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है रक्त शर्करा को जांचने के लिए। तो एक बार मैं इंग्लिश में, ब्रेडन जो स्केल है इसका यूज हम किस लिए करते हैं? जो प्रेशर अल्सर होते हैं उनके रिस्क को असेस करने के लिए, ऑप्शन बी है मानसिक स्थिति को जांचने के लिए यानी कि आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसको असेस करने के लिए, ऑप्शन सी है दर्द को मापने के लिए यानी कि जो पेन है उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी का पेन हो रहा है उसके लिए, और ब्लड शुगर को मापने के लिए यानी कि जो आपका ब्लड शुगर होता है बॉडी में जो बोलते हैं जिसको ग्लूकोज के लेवल को चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेडन जो स्केल होती है उसका हम यूज करते हैं प्रेशर अल्सर के लिए, प्रेशर अल्सर के रिस्क को पता करने के लिए कि कितना पेशेंट को रिस्क है प्रेशर अल्सर होने का, कितना चांसेस है कि उसको नहीं होगा। तो उस चीज के लिए हम किस स्केल का यूज करते हैं? ब्रेडन स्केल का। ब्रेडन स्केल का हम यूज करते हैं प्रेशर अल्सर को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है, यदि रोगी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसके लिए हम क्या उचित इंटरवेंशन देंगे? अगर एक पेशेंट है जिसको सॉरी अगर एक पेशेंट है जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम क्या इंटरवेंशन लेंगे, हम उसके लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए है गहरी सांस लेने को बढ़ावा देंगे, पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो डीप ब्रीथिंग करे। ऑप्शन बी है सेडेटिव दवा देंगे, मतलब सेडेटिव जो मेडिकेशन होगी वो हम पेशेंट को देंगे। सेडेटिव मेडिकेशन क्या होती है? पेशेंट को रिलैक्स फील करवाती है। रिलैक्स मतलब पेशेंट जो है उनको स्लीप में आराम देता है, वो इजीली सो सकता है पेशेंट। वो जो सेडेटिव मेडिकेशन होती है वो थोड़ी नशीली दवाइयाँ आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है हीटिंग पैड को उसकी छाती पर रखेंगे, मतलब जो हीटिंग पैड रहेगा उससे उसके चेस्ट को हम कंप्रेस करेंगे। ऑप्शन डी है सीधा लेटा देंगे, मतलब उसको पेशेंट को बोलेंगे कि आप फ्लैट सरफेस पे जो है लेट जाओ। तो क्या करेंगे अगर हम किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप गहरी सांस लीजिए। अगर आप गहरी सांस लेंगे तो डायफ्राम थोड़ा चौड़ा होगा, ऑक्सीजन जो रहेगी जो भी मतलब CO2 रहेगा उसको बाहर निकलने का, ऑक्सीजन को अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि वो गहरी सांस ले जिससे उसको ब्रीदिंग में आराम मिले।
नेक्स्ट है आपका थायराइड की मात्रा घट जाने पर हाइपोथायरॉयडिज्म जब हो जाता है पेशेंट को, तो उसका सामान्य लक्षण क्या है। तो अभी मैंने आपको समझाया था, एक हाइपर वर्ड होता है और एक हाइपो वर्ड होता है। हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम। तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि थायराइड की मात्रा जो है वो बॉडी में घट गई है, उसका सिक्रीशन कम हो गया है थायराइड हार्मोन का। तो उसका कॉमन सिम्टम क्या है, सामान्य लक्षण क्या है। ऑप्शन ए है वजन घटना, ऑप्शन बी है तेज हृदय गति, एंड ऑप्शन सी है आपका ठंड सहन करने की शक्ति कम हो जाना, एंड ऑप्शन डी है पसीना आना। तो अगर बात करी जाए कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का सिक्रीशन कम हो गया है, तो पेशेंट को क्या होता है कि उसको मतलब हीट इंटॉलरेंस हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। जिस पेशेंट को थायराइड की कमी हो जाती है तो उसको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ठंड सहन करने की शक्ति कम हो जाना। उसको जो नॉर्मल इंसान होते हैं, मतलब जितनी ठंड पड़ती है, एक तो सबको ठंड लगती है, और एक जो जिसको थायराइड की कमी हो जाएगी ना बॉडी में, तो उसको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। अगर थोड़ी सी भी ठंड होगी तब भी उसको बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी। तो ऐसे अगर आपको भी बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, जितनी सर्दी नहीं होती है, तो एक बार आप थायराइड टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अगतिशील रोगियों में सबसे सामान्य जटिलता क्या है। मतलब जो पेशेंट चलते फिरते नहीं है, एक जगह पे लेटे रहते हैं, तो उनमें सबसे कॉमन रिस्क क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन किस चीज का हो जाता है। ऑप्शन ए है प्रेशर अल्सर का खतरा कम हो जाना, प्रेशर अल्सर का खतरा कम हो जाना। ऑप्शन बी है मांसपेशियों की शक्ति बढ़ जाना, ऑप्शन सी है श्वसन अच्छा हो जाना, ऑप्शन डी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाना। तो अगर कोई पेशेंट एक ही जगह पे लेटा रहेगा तो क्या होगा इन सब में से। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है आपका प्रेशर अल्सर का खतरा कम हो जाना। तो पहले तो यही गलत हो गया कि अगर कोई पेशेंट एक ही जगह पे लेटा है, उसके बॉडी में वही कुछ गिनी चुनी जगह पे प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर अल्सर तो होने का उसको इस रिस्क जो है वो बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका मांसपेशियों की शक्ति बढ़ जाना। तो जब पेशेंट एक ही जगह पे लेटा रहेगा, वो कुछ काम नहीं करेगा, तो उसकी जो मसल है वो स्ट्रेंथ थोड़ी ना पकड़ेंगी, वो वीक ही होंगी दिन ब दिन। तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है श्वसन अच्छा हो जाना। अगर पेशेंट एक जगह लेटा रहेगा तो उसका श्वसन अच्छा नहीं होगा, उसको ब्रीदिंग जो है उसका सुधरेगा नहीं, और जो है अगर एक ही जगह पे रहेगा तो उसको कभी कभी सफोकेशन वगैरह भी होने लगती है। तो ये भी आपका आंसर जो है वो गलत हो गया। अब है लास्ट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है कि बॉडी में जो नर्व्स होती हैं, सॉरी जो वेन्स होती हैं, उनमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिस वजह से ब्लड जो है अच्छे से पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर पाता है। क्योंकि जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हुई होती है, जैसे ये मान लो आपकी बॉडी की कोई भी ब्लड वेसल है, तो इसमें क्या होता है कि जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया, तो क्या हुआ, ये ब्लड बह रहा है, अब ये आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लॉट बना हुआ है। तो ये होता है आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इस वजह से आपको कभी कभी देखे होंगे कुछ कुछ लोग, अगर आपने देखे होंगे तो हॉस्पिटल में बहुत देखने को मिल जाएंगे। क्या होता है कि जो नीचे की आपकी ये जो पैर वगैरह की जो वेसल्स होती है, यहाँ पे आपको गांठ जैसे देखने को मिलेगी, ऐसा लगेगा बॉडी में जगह जगह गांठ जैसी बनी हुई है। तो वो क्या होता है, वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और जब पेशेंट एक ही जगह पे लेटा रहता है तो उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो जिस वजह से अगर नॉर्मली कहीं पे भी बॉडी में कोई क्लॉट वगैरह बन रहा है तो वो और धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन किस चीज का रहता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस वीडियो की लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।